रात का सन्नाटा खौफनाक हद तक बढ़ चुका था। सरनाब के पांव शल हो चुके थे, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके ताकुब में आने वाले 3 लड़के मुसलसल फिक्र कस रहे थे। वो यूनिवर्सिटी से निकलने में लेट हो गई थी और अब वो अपनी जान बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ते से भाग रही थी। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार कार नमूदार हुई। सरनाब हवासी में सड़क के बीच आ गई। गाड़ी के टायरों की चीख ने रात का सुकून तोड़ा। एक जोरदार टक्कर हुई और जरनाब सड़क के किनारे जा गिरी। गाड़ी वाला एक लम्हे को रुका, लेकिन लड़की को बेइज्जत देखकर खौफजदा हो गया और मदद करने के बजाय गाड़ी भगाकर ले गया। पीछा करने वाले लड़के ये मंजर देखकर फौरन उल्टे कदमों भाग गए। सड़क पर अब सिर्फ जरनाब का बेहिस्सो हरकत वजूद पड़ा था। कुछ ही देर बाद वहां एक पुलिस मोबाइल आकर रुकी। उसमें एएसपी अल्तमिश शाह मौजूद था, जो ड्यूटी से वापस घर जा रहा था। उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन ब्रेक लगाई। अल्तमिश तेजी से गाड़ी से उतरा और जरनाब के पास पहुंचा। उसके सर से खून बह रहा था। अल्तमिश ने उसकी नब्ज चेक की, जो कि चल रही थी। मिस, सुन सकते हैं आप? अल्तमिश ने पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। बिना वक्त जाए कि अल्तमिश ने उसे उठाया और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। उसने वायरलेस पर कंट्रोल रूम को इतला दी और गाड़ी करीबी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स ने फौरन जरनाब को इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया। अल्तमिश बाहर ही इंतजार करता रहा। उसे ये जानना जरूरी था कि लड़की कौन है और इस हालत में सड़क पर क्या कर रही है। डॉक्टर ने बताया कि चोट गहरी है, लेकिन खतरे की बात नहीं, सुबह तक होश आ जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में फैली तो जरनाब ने कराहते हुए आंखें खोली। सर में शदीद दर्द था। उसने इधर उधर देखा। माहौल अजनबी था। दरवाजा खुला और जरनाब और अल्तमिश अंदर दाखिल हुआ। वो अभी तक अपनी यूनिफॉर्म में था। होश आ गया आपको? अल्तमिश ने संजीदगी से कहा। जरनाब ने घबरा कर उसे देखा। सामने पुलिस वालों को देखकर वो सहम गई। मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? अल्तमिश कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम अल्तमिश शाह है, पुलिस ऑफिसर हूँ। कल रात आपका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको यहाँ लाया हूँ। जरनाब को एकदम रात का वाकया याद आया। उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। सुबह के 10 बज रहे थे। उसके चेहरे का रंग फक हो गया। 10 बज गए? उसकी आवाज कहाँ गई? या अल्लाह, मैं पूरी रात घर नहीं गई। अल्तमिश ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। देखिए, घबराई मत, आप जख्मी थी इसलिए। आप नहीं जानते। सरनाब की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बाबा, मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। मैं पूरी रात घर से गायब रही हूँ, वो मुझे जान से मार देंगे। वो मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्तमिश उसके खौफ को महसूस कर सकता था। मिस, आप फिक्र न करें, मैं आपको घर खुद छोड़ कर आऊंगा और आपके वालिदैन को सारी सूरत हाल समझा दूंगा कि एक हादसा था। सरनाब ने नफी में सर लाया। नहीं पुलिस, हरगिज नहीं। अगर मैं पुलिस के साथ कर गई तो बाबा समझेंगे मैं किसी गलत चक्कर में थी और पकड़ी गई हूँ। पिज्जा मुझे जाने दे, मैं खुद चली जाऊंगी। वो उठने लगी तो कमजोरी की वजह से वो लड़खड़ा गई। अल्तमिश ने उसे गिरने से बचाया। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप अकेले सफर करें। अल्तमिश का लहजा अब सख्त और हतमी था। मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। आपको इस हालत में लावारिस नहीं छोड़ सकता जब तक आप बाहिफाजत घर नहीं पहुंचाते। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपने जिद की तो मैं बकायदा थाने से लेडी पुलिस को बुला लूंगा। जरा बेबस हो गई थी। वो जानती थी कि वो चलने के काबिल नहीं और अल्तमिश की बात में वजन था। ठीक है, उससे हार मान ली। मगर प्लीज उन्हें कुछ बताइएगा। मैंने पुलिस की मदद ली थी। ठीक है, मुझे एड्रेस बताइए, अल्तमिश ने कहा। जैनाब ने नजरें झुका कर कहा, हवेली नंबर 4, गुलबर्ग टाउन, मलिक जहांगीर की। ये नाम सुनते ही अल्तमिश साकित रह गया। उसके चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए। मलिक जहांगीर? अल्तमिश ने दांत पीसते हुए तस्दीक चाही। जी, आप जानते हो उन्हें? सरनाब ने हैरत से पूछा। अल्तमिश ने मुट्ठी भींच ली। वो कैसे नहीं जानता था? मलिक जहांगीर उसके खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन था और ये दुश्मनी सालों से चली आ रही थी। उसके बाप और मलिक जहांगीर के दरमियान खून की लकीर खींची हुई थी और आज कुदरत का खेल दुखो कि उसी दुश्मन की बेटी उसकी हिफाजत में थी। नहीं, बस नाम सुना। अल्तमिश ने खुद पर काबू पाते हुए झूठ बोला। उस वक्त उसका फर्ज उसकी दुश्मनी से भरा था। चले, मैं डिस्चार्ज पेपर बनवाता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में थे। रास्ता पर खामोशी रही। सन्नाब डरी हुई थी कि घर जाकर क्या क़यामत हो जाएगी, जबकि अल्तमिश सोच रहा था कि वो दुश्मन की दहलीज पर कदम कैसे रखेगा। गाड़ी गुलबर्ग टाउन में दाखिल हुई और एक बड़ी सी कदीम हवेली के सामने अल्तमिश ने गाड़ी रोक दी। गेट पर मौजूद गार्ड ने पुलिस मोबाइल देखते बंदूकें तान ली। जनाब का सांस रुकने लगा।
वो गार्ड्स। अल्तमिश ने उसे तसल्ली दी। आप गाड़ी में बैठे, मैं बात करता हूँ। अल्तमिश गाड़ी से उतरा। उसने अपनी टोपी दुरुस्त की और पूरे एतमाद के साथ गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड्स उसे पहचानते थे कि उनको दुश्मनों का बेटा है, लेकिन अल्तमिश के चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने गेट के पास जाकर गार्ड से कहा, मलिक साहब को इतला दो, उनकी अमानत वापस करने आओ। हवेली का भारी भरकम गेट खुला और अंदर से एक उदय उम्र शख्स बाहर निकला, जिसके चेहरे पर गजब की तहरीर थी। ये जरनाब का बाप मलिक जहांगीर था। उसके पीछे जरनाब की वालदा बेगम जहांगीर भी थी, जिनके चेहरे पर फिक्र से ज्यादा खौफ था। जरनाब गाड़ी से नीचे उतरी। उसकी उम्र 22 साल थी, मगर इस वक्त वो किसी डरी हुई बच्ची की तरह लग रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। बाबा, उसने बामुश्किल कहा, खबरदार। मलिक जहांगीर की आवाज किसी धमाके की तरह गूंजी। वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जरनाब वहीं जम गई। बाबा, बात सुने मेरी। क्या सुनो? जहांगीर ने नफरत से उसे देखा। ये कि तुम पूरी रात घर से गायब रही, ये कि तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। उसी वक्त अल्तमिश आगे बढ़ा। उसकी उम्र 28 साल थी और सुलझे हुए खानदान का चश्मो चराग था। इसलिए उसे वालदैन के इस रवैये पर शदीद हैरत हो रही थी। देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं, अल्तमिश ने जब्त मजबूत लहजे में कहा था। उनका कल रात एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अस्पताल लेकर गया था। ये बेहोश थी। मलिक जहांगीर की खूनी आंखें अल्तमिश पर जम गई। तुम कौन हो और मेरी बेटी तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? मैं एसपी अल्तमिश शाह हूं। अल्तमिश ने अपना तारुफ कराया। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते इनकी मदद की है। शाह? मलिक जहांगीर ने दाम दोहराया। उनके चेहरे पर हैरत के साथ नफरत उमड़ आई। अल्तमिश शाह? कि तुम सिकंदर शाह के बेटे तो नहीं? अल्तमिश ने सर उठाकर देखा। जी हाँ, मैं सिकंदर शाह का बेटा ही हूँ। ये सुनना था कि वहां मौजूद फिजा में तनाव की शिद्दत कई गुना बढ़ गई। मलिक जहांगीर ने हकारत से थूका। तो ये है माजरा? दुश्मनों के बेटे के साथ रात गुजार कर आई हो और हमें कहानियां सुना रही हो? जहांगीर ने जन्नाब की तरफ देखकर चीखा। नहीं बाबा, खुदा के लिए ऐसा मत कहे। जन्नाब तड़प उठी। मैंने नहीं जानती, ये तो बस मदद। बकवास बंद करो। बेगम जहांगीर भी बोल पड़ी। हमें सब समझ आ रहा है। पहले रात भर गायब रही और अब सुबह उस गैर मर्द के साथ घर आ गई। तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। अल्तमिश का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। मिस्टर जहांगीर, अपनी जुबान पर लगाम रखें। आपकी बेटी है और वो पाक दामन है। मेडिकल स्पोर्ट्स मौजूद है, हमें किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। जहांगीर ने हथनी लहजे में कहा। हमारे खानदान में जो लड़की एक रात घर से बाहर रहे, उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, और वो भी जो हमारे खानदानी दुश्मन के साथ हो। जहांगीर ने जरनाब की तरफ उंगली उठाई। तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई। जाओ इसी के साथ जिसके साथ रात गुजारी है। पावर नहीं पलीज। जरनाब रोते हुए अपने बाप के कदमों में गिरने लगी, मगर जहांगीर ने उसे धक्का दे दिया। जरनाब जमीन पर गिर गई। अल्तमिश तेजी से आगे बढ़ा और जरनाब के बाजू से पकड़कर उसे उठाया। बस बहुत हो गया। अगर आपको अपनी बेटी की परवाह नहीं है तो मुझे भी आप जैसे पत्थर दिल लोगों को समझाने का कोई शौक नहीं है। ले जाओ इसे। जहांगीर ने नफरत से मुंह मोड़ा। ये अब तुम्हारी ही अमानत है। हमारे घर में बदचलन लड़कियों की कोई जगह नहीं। और इसके साथ उन्होंने गार्ड्स को इशारा किया। गेट बंद कर दो। बारी आहनी गेट जरनाब के मुंह पर बंद कर दिया गया। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बाबा, मामा, दरवाजे खुले, मैं बेगुनाह हूँ। अल्तमिश ने उसका कंधा थामा। जनाब, चलो मेरे साथ। जनाब ने झटके से उसे देखा। कहाँ जाऊं? मेरा कोई ठिकाना नहीं। सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे अस्पताल ना ले जाते तो मैं वहीं सड़क पर मर जाती, वो ज्यादा बेहतर था। अल्तमिश ने सख्ती से उसे देखा। पागल मत बनो। वो लोग तुम्हारे वालिदैन कहलाने के लायक ही नहीं है, जो अपनी औलाद पर भरोसा ही ना करे। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकता। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप हमारे दुश्मन हैं। जन्नाब ने रोते हुए कहा। दुश्मन हूँ, मगर जानवर नहीं हूँ। अल्तमिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी की तरफ खींचा। मेरे वालिदैन तुम्हारे वालिदैन की तरह जालिम नहीं है। वो फैसला करेंगे कि क्या करना है। अभी चुपचाप गाड़ी में बैठो। जन्नाब के पास मुजाहमत की ताकत नहीं बची थी। वो रोती हुई गाड़ी में बैठ गई। अल्तमिश ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे वहां से ले गया। उसके दिमाग में तूफान बरपा था। वो एक ऐसी लड़की को अपने घर ले जा रहा था जो उसके दुश्मनों की बेटी थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रास्ते में अल्तमिश ने अपने वालिद सिकंदर शाह को कॉल मिलाई। बाबा, मैं घर आ रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। मुझे आपकी और मामा की मदद चाहिए।
अल्तमिश ने मुख्तसर बात की और फोन बंद कर दिया। जरनाब सीट पर सर टिकाए मुसलसल रो रही थी। अल्तमिश ने उसे टिश्यू बॉक्स पकड़ाया। आंसू साफ कर लो, मेरे घर वाले अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मुझे डर लग रहा है। जरनाब ने हिचकियों के दरमियान कहा, सुना आप लोगों के दिलों में हमारे लिए बहुत नफरत है। अल्तमिश ने एक नजर उसे देखा। नफरत बड़ों के दरमियान है। मैं उस आग को मजीद नहीं भड़काना चाहता, और वैसे भी अब तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। गाड़ी को शानदार और आलिशान घर की पोर्च में रुकी। यह अल्तमिश का घर था। यहाँ की फिजा मलिक जहांगीर की हवेली से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अल्तमिश ने जरनाब को उतरने का इशारा किया। आओ, हिम्मत करो। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। लाउंज पे सिकंदर शाह और अल्तमिश की वालदा बेगम शाह भी पहले से मौजूद थी। अल्तमिश के साथ एक अजनबी और रोती हुई लड़की को देखकर वो दोनों खड़े हो गए। अल्तमिश, ये कौन है बेटा? बेगम शाह ने हैरत से पूछा। अल्तमिश ने गहरा सांस लिया। अब सच बोलने का वक्त था। मामा, बाबा, ये जरनाब है, मलिक जहांगीर की बेटी। नाम सुनते ही सिकंदर शाह के चेहरे का रंग बदल गया। जहांगीर की बेटी? या अल्तमिश, तुम्हें अंदाज तुम क्या कह रहे हो? पूरी बात सुन ले बाबा। अल्तमिश ने आगे बढ़कर जन्नाब को उनके सामने किया। इसके वालिदैन ने इसे घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि यह हादसे की वजह से रात भर घर नहीं जा सकी, और मैंने इसकी मदद की थी। वो इसे मेरे साथ भेज चुके हैं। अब ये बेजर है। कमरे में सुनाटा छा गया। सिकंदर शाह ने जन्नाब को देखा, जो खौफ से कांप रही थी। अल्तमिश ने बात जारी रखी। मैं इसे सड़क पर नहीं छोड़ सकता था। अब हमें फैसला करना है, किस दुश्मनी को निभाना या इंसानियत को। सिकंदर शाह ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो फिर अपनी बेटी की तरफ, और आखिर में दोनों जरनाब पर नजरें जमा गई। सिकंदर शाह की नजरें जरनाब की झुकी गई सर पर जमी हुई थी, जो सोफे के कोने में सिमटी मुसलसल रो रही थी। बेगम शाह, जो एक नहायत शफीक खातून थी, फौरन आगे बढ़ी और जरनाब के सर पर हाथ रखा। रो मत बेटी, अल्लाह बेहतर करेगा। बेगम शाह ने उसे तसल्ली दी। बाबा, मैं इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। अल्तमिश ने संजीदगी से कहा। मलिक जहांगीर ने साफ कह दिया है कि इसके लिए इनके घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो समझते हैं कि ये मेरे साथ भाग कर आई है। सिकंदर शाह ने अफसोस से सर हिलाया। मैं जानता था जहांगीर सख्त है, मगर इतना पत्थर दिल होगा अंदाजा नहीं था। वो कुर्सी पर बैठ गया और गहरी सांस ली। अल्तमिश, तुम जानते हो ये दुश्मनी क्यों है? अल्तमिश ने नफी में सर हिलाया। बस इतना पता कि बहुत पुरानी है। ये 30 साल पुरानी बात है। सिकंदर शाह ने माजी के फर्क उल्टे। मलिक जहांगीर की छोटी बहन ने हमारे खानदान के एक लड़की, यानी कि तुम्हारे चचा से पसंद की शादी की थी। वो घर छोड़ कर आई थी। उस दिन के बाद से मलिक खानदान ने कसम खा ली थी कि वो हमसे बदला लेंगे। और आज जब जरनाब तुम्हारे साथ गई, तो जामिल को लगा कि तारीख ने कोई खुद को डराया। उसे लगा उनकी बेटी भाग गई है। जरनाब ये सुनकर सिसकियों के दरमियान कहने लगी, लेकिन अंकल, मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक हादसा था। हमें यकीन है बेटा, बेगम शाह ने नरमी से कहा। हम तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख सकते हैं। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। फिर जरनाब ने के आंसू पूछे, वो खड़ी हो गई। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। आप लोगों ने मुझे पनाह दी, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। अल्तमिश चौंक उठा। कहाँ जाओगी? बाहर तुम्हारे लिए खतरा है, कहीं भी चली जाऊंगी। जरनाब की आवाज में बेबसी थी। लेकिन मैं एक गैर मर्द के घर में बिना किसी के रिश्ते नहीं रह सकती। मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। दुनिया क्या कहेगी? जरनाब की बात में वजन था। वो एक सुलझी हुई लड़की थी और जानती थी कि मुआशरे में नामहरम के घर पनाह लेने वाली लड़की को किस नजर से देखा जाता है। सिकंदर शाह ने अपनी बीवी की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक फैसला था। तुम ठीक कह रही हो जनाब। सिकंदर शाह ने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम यहाँ अजनबी बनकर नहीं रह सकती, लेकिन हम तुम्हें बेयारो मददगार सड़क पर भी नहीं छोड़ सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। सिर्फ सवालिया नजरों से सिकंदर शाह को देखने लगे। तुम्हारा निकाह अल्तमिश से करना होगा। सिकंदर शाह ने बम फोड़ा। अल्तमिश और जरनाब दोनों हक्का बक्का रह गए। बाबा, अल्तमिश ने हैरत से पुकारा। हाँ अल्तमिश। सिकंदर शाह ने बेटे को देखा। अगर तुम वाकई इसकी हिफाजत करना चाहते हो और इस दुश्मनी की आग को ठंडा करना चाहते हो, तो इसे इज्जत से अपनाना होगा। निकाह के बाद ही इस घर की इज्जत बन जाएगी और कोई इसकी तरफ उंगली उठाकर नहीं देख सकेगा। अल्तमिश ने जरनाब की तरफ देखा। वो सर झुकाए खड़ी थी और उसके पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। या तो वो सड़कों की खाक छानती, या फिर इज्जत की छत तले जिंदगी गुजारती। मुझे मंजूर है। अल्तमिश ने मुख्तसर मगर मजबूत लहजे में कहा। वो वैसे भी जरनाब की मासूमियत से मुतासिर था।
और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। बेगम शाह जन्नाब के पास आई और उसका चेहरा ऊपर किया। क्या तुम्हें इतराज़ है बेटी? हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जन्नाब की आंखों से आंसू निकल कर गाल पर बहने लगे। उसके अपने माँ बाप ने उसे धुतकार दिया था और ये अजनबी लोग जिन्हें वो दुश्मन समझती थी उसे अपनी बहू बनाकर इज्जत दे रहे थे। मुझे मंजूर है, उसने दबी हुई आवाज में कहा। उसी शाम सादगी से निकाह मुनाकिद हुआ। अल्तमिश की बहन जो हॉस्टल में थी उसे भी वीडियो कॉल पर इत्तला दे दी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और चंद गवाहों की मौजूदगी में जरनाब मलिक जहांगीर की बेटी से मिसिस अल्तमिश शाह बन गई। निकाह के बाद जरनाब को अल्तमिश के कमरे में भेज दिया गया। कमरा बहुत नफीस और सादा था। जरनाब एक कोने में सोफे पर सिमटी बैठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 24 घंटों में उसकी जिंदगी कैसे उलट पुलट गई। कल वो एक तालिब इल्म थी और आज एक पुलिस ऑफिसर की बीवी। दरवाजा खुला और अल्तमिश अंदर दाखिल हुआ। उसने शेरवानी की बजाय सादा शलवार कमीज पहन रखी थी। वो चलता हुआ जरनाब के सामने आया। देखो जरनाब, अल्तमिश ने नरमी से कहा, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल और अचानक है, हम दोनों के लिए है, लेकिन यकीन रखो इस घर में तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जो शायद तुम्हें अपने घर में भी ना मिलती हो। जरनाब ने नम आंखों से उसे देखा। आपने मुझ पर एहसान किया है, ये एहसान नहीं जिम्मेदारी है। अल्तमिश ने उसके करीब बैठते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे वालिदैन की गलतफहमी दूर कर सकूं और इस दुश्मनी को खत्म कर सकूं, लेकिन तब तक तुम मेरी बीवी हो और इस घर की जिम्मेदारी हो। अल्तमिश की बातों में एक ऐसा सुकून था जिससे जरा जन्नाब के डरे हुए दिल को डारिस दी। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने एक और एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा उससे कहीं बेहतर खोल दिया है। अगली सुबह जब जन्नाब की आंख खुली तो उसे कुछ लम्हा लगे ये समझने में कि वो कहाँ है। ये उसका अपना कमरा नहीं था, ना ही उसकी वालदन की हवेली थी। ये अल्तमिश शाह का कमरा था, उसकी शोहर का कमरा। वो जल्दी से बिस्तर से उठी। उसके जहन में अभी तक अपने घर का खौफ सवार था, जहाँ सुबह सवेरे उठने पर क़यामत बर्पा हो जाती थी। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया और डरते डरते कमरे से बाहर आई। डाइनिंग टेबल पर सिकंदर शाह और बेगम शाह नाश्ता कर रहे थे। जन्नाब को देखते ही बेगम शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे मेरी बेटी जाके आओ नाश्ता करो। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कुर्सी खींची। जरनाब झिझकते हुए बैठ गई। उसे उम्मीद थी कि अब उसे घर के कामों की लिस्ट थमा दी जाएगी या किसी कोताही पर डांट पड़ेगी, जैसे कि उसके वालिद के घर का मामूल था कि बहू बेटियां सिर्फ काम के लिए होती है। तुम क्या खाओगी बेटा, पराठा या स्लाइस? सिकंदर शाह ने अखबार एक तरफ रखते हुए शफकत से पूछा। जो आप लोग दे, जन्नाब ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में नमी थी। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार कब किसी ने उसे इसकी पसंद पूछी थी। उसी वक्त अल्तमिश सीढ़ियों से उतरता नजर आया। वो पुलिस की वर्दी में मलबूस था और बला का वजीहा लग रहा था। उसने आस्तीन के बटन बंद करते सबको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो नाश्ता करो, बेगम शाह ने कहा। अल्तमिश जन्नाब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि जन्नाब अभी भी सहमी हुई थी। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? शुरू? अल्तमिश ने नरमी से पूछा। यहाँ किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। जन्नाब ने हिम्मत मुश्तमा की। एक सवाल उसके दिल में कल से खटक रहा था, मगर उसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो मुझे एक बात पूछनी थी। जन्नाब ने कपकपाते हुए कहा। पूछो। अल्तमिश ने चाय का कप उठाते हुए इजाजत दी। क्या मैं यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ? उसने नजरें झुका ली। मेरे फाइनल सेमेस्टर के पेपर करीब है। और वो खामोश हो गई। उसे डर था कि इनकार हो जाएगा क्योंकि उसके वालिद उसे यूनिवर्सिटी भेजते वक्त 100 तरह की पाबंदियां लगाते थे। अल्तमिश ने कप वापस रखा और हैरत से जन्नाब को देखा। फिर उसने अपने वालिदैन की तरफ देखा जो कि मुस्कुरा रहे थे। जन्नाब, अल्तमिश ने संजीदगी से पुकारा, तुम अब मेरी बीवी हो। इस घर में तुम कैदी नहीं हो। तुम्हें पढ़ाई के लिए कहीं जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे चाहो जियो। जन्नाब को अपने कानों पर यकीन आया। क्या सच में? बाबा तो कहते थे कि लड़के जितना घर में रहे उतना अच्छा है। वो तुम्हारे बाबा का घर था, ये अल्तमिश शाह का घर है। अल्तमिश ने एतमाद से कहा। यहाँ औरतों को छुपाया नहीं जाता, इन्हें इज्जत और एतमाद दिया जाता है। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है तो जाओ, ड्राइवर तुम्हें छुड़ाएगा। अगर दोस्तों से मिलना है तो शॉपिंग मॉल जाओ, घूमो फिरो। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम खुश रहो। जन्नाब की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथों पर गिरा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को वो दुश्मन समझती थी उसे इतनी इज्जत और आज़ादी दे रहा था, जो जैसे अपने मोहब्बत के रिश्तों से भी नहीं मिली थी। नाश्ते के बाद अल्तमिश जाने के लिए उठा। जन्नाब बेख्तियार उसके पीछे पोर्च की तरफ आई। सुनिए, उसे पुकारा।
अल्तमिश ने गाड़ी का रुख और दरवाज़ा खोलते हुए रुक गया। जी शुक्रिया। जन्नाब ने खलूस से दिल से कहा, सिर्फ यूनिवर्सिटी की इजाज़त के लिए नहीं, बल्कि मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं भी इंसान हूँ, कोई भीड़ पकड़ी नहीं हूँ। अल्तमिश के लोगों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई। मुझे खुशी है कि तुम अब डर नहीं रही। और हाँ, यूनिवर्सिटी से वापसी पर अगर शॉपिंग करनी हो तो मेरा कार्ड वॉलेट में रखा है, ले जाना। अल्तमिश गाड़ी में बैठकर चला गया और जन्नाब वहीं खड़े से जाते हुए देखती रही। उसके दिल में जो खौफ और अजनबियत थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता एहतराम और मोहब्बत में बदल रही थी। सोचने लगी कि लोग ठीक कहते हैं, इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा बेहतर चीज होती है। अल्तमिश ने उसे वो इज्जत दी थी जिसकी वो सालों से प्यासी थी। उसे गहरा सांस लिया और खुली फिजा को महसूस किया। उसे आज ऐसा लग रहा था कि वो वाकई आजाद है। उसे फैसला किया कि वो इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाएगी और अल्तमिश के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगी। शादी को एक हफ्ता गुजर गया। इस एक महीने में जन्नाब को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी कैद खाने से निकलकर फिजा में आ गई हो। अल्तमिश और उसके वालिदैन ने उसे इतनी मोहब्बत और अपनाई दी थी कि उसे अपने माजी के जख्म बढ़ते हुए महसूस हुए थे। शाम का वक्त था। अल्तमिश ड्यूटी से वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली बॉक्स था। रीदा कमरे में आया जहाँ जन्नाब खिड़की के पास खड़ी बारिश का नजारा कर रही थी। ये तुम्हारे लिए है। अल्तमिश ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। जन्नाब ने चौंक कर उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बॉक्स थाम लिया। इसमें क्या है, खोल कर देख लो। अल्तमिश ने मुस्कुराहट दबाई। जन्नाब ने बॉक्स खोला तो उसमें एक इंतहाई नफीस और खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट जगमगा रहा था। ये बहुत खूबसूरत है। जन्नाब की आंखों में चमक आ गई, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी। अल्तमिश ने संजीदगी से उसका हाथ थामा और खुद ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहनाया। ये सिर्फ तोहफा नहीं है जन्नाब, ये मेरी तरफ से तुम्हारी हिफाजत की एक निशानी भी है। अल्तमिश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानती हो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरे बहुत दुश्मन है। मैं चाहता हूँ कि ये ब्रेसलेट वक्त तुम हर वक्त पहने रखो। इसे कभी खुद से अलग मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जन्नाब को अल्तमिश के लहजे में छुपी तशवीश महसूस हुई। हालांकि वो नहीं जानती थी कि इस ब्रेसलेट के अंदर अल्तमिश ने खुफिया तौर पर एक जदीद तरीन ट्रैकिंग डिवाइस नस्ब कर रखी है। ये अल्तमिश की एहतियाती तदबीर में से एक था, क्योंकि वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी पर कभी समझौता नहीं करता था। मैं वादा करती हूँ, मैं उसे कभी नहीं उतारूंगी। जरनाब ने अपने शौहर को यकीन दिलाया। अगले रोज नाश्ते की मेज पर जरनाब ने झिझकते हुए बात शुरू की। अल्तमिश, मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त रिदा का फोन आया था। वो आजकल एम्पोरियम मॉल में आई हुई है। क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? अगर ये सवाल अपने वालिद से करती तो शायद क़यामत आ जाती, मगर यहाँ माहौल मुख्तलिफ था। अल्तमिश ने चाय का घूंट भरते इत्मीनान से सर हिलाया। जरूर जाओ, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा और जब वापसी हो तो उसे कॉल कर लेना। सच में? जन्नाब को अभी तक यकीन नहीं आया कि उसे इतनी आज़ादी मुयस्सर है। मुझे लगा शायद आप मना कर देंगे क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ ना। अल्तमिश ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैंने तुमसे कहा था जन्नाब, कैद और हिफाजत में फ़र्क होता है। मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, बस महफूज देखना चाहता हूँ। जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, दोस्तों से मिलो, शॉपिंग करो। बेगम शाह ने भी लुत्फ़ दिया। हाँ बेटा, जाओ, घूम फिर आओ, सारा दिन घर में बोर हो जाती होगी। दोपहर के वक्त जन्नाब तैयार होकर नीचे आई। उसने अल्तमिश का दिया हुआ ब्रेसलेट कलाई में पहन रखा था। वो बहुत खुश थी। उसे अपनी जिंदगी एक ख्वाब जैसी लग रही थी। ड्राइवर ने उसे शॉपिंग मॉल के गेट पर उतारा। बीबी जी, मैं पार्किंग में हूँ, जब आप फारिग हो जाए तो कॉल कर लीजिएगा। ड्राइवर ने मौजबाना अंदाज में कहा। ठीक है बाबा। जन्नाब मुस्कुराती हुई मॉल के अंदर दाखिल हो गई। मॉल में वो रिदा से मिली। दोनों सहेलियों ने काफी शॉप में बैठते खूब बातें की, अपनी विंडो शॉपिंग की। जन्नाब को पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी मर्जी की मालिक है। उसे अपने और अल्तमिश के लिए कुछ तोहफे भी खरीदे। क्या जन्नाब, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है ना। रिदा ने रश्क से कहा। तुम्हारे घर वाले तो बहुत सख्त थे, मगर शादी के बाद तो तुम बिल्कुल आज़ाद हो गई हो। अल्तमिश भाई वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। जरनाब के लोगों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझे वो एतमाद दिया है जो मैंने खो दिया था। शाम गहरी हो रही थी तो जरनाब ने घड़ी देखी। अच्छा रिदा, अब मैं चलती हूँ। अल्तमिश ने आने का वक्त हो रहा है। वो रिदा से गले मिलकर मॉल से बाहर निकली। उसे ड्राइवर को कॉल करके फोन निकाला ही था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई इस पर नजर रखे हुए है। उसने इधर उधर देखा। पार्किंग एरिया में कुछ फासले पर एक काले शीशों वाली गाड़ी खड़ी थी जिसका इंजन स्टार्ट था। सन्नाब के दिल में अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। उसने अपने वहम को झटका और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी जहां ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था।
अभी वो अपनी गाड़ी से चंद कदम के फासले पर ही थी कि अचानक उस काले शीशों वाली गाड़ी ने तेजी से आकर उसका रास्ता रोक लिया। गाड़ी का दरवाजा खुला और दो नकाबपोश आदमी बाहर निकले। कौन हो तुम लोग? जरनाब खौफ से पीछे हटी। इससे पहले कि वो चीख सकती, एक आदमी ने उसे पीछे से दबोच लिया और दूसरे ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल रख दिया। जरनाब ने मजामत करने की कोशिश की। उसका हाथ हवा में लहराया और कलाई में पहना ब्रेसलेट गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में चमका। जल्दी करो, दूसरे आदमी ने हुक्म दिया। ड्राइवर ने जब तक ये मंजर देखा और भाग कर आया, तब तक वो लोग जरनाब को गाड़ी में डाल चुके थे। बीवी जी, ड्राइवर चीखा, मगर गाड़ी की टायरों की चिंगार के साथ वहां से हवा हो गई। जरनाब एएसपी अल्तमिश शाह की बीवी और उसकी जिंदगी अगवा हो चुकी थी, और अगवाकार ये नहीं जानते थे कि वो अपने साथ पुलिस का एक ऐसा ट्रेकर भी लेकर जा रहे हैं जिसकी इनकी मौत का परवाना साबित होगा। अल्तमिश अपने ऑफिस में बैठा एक अहम केस की फाइल दिख रहा था जब उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर घर के ड्राइवर का नंबर जगमगा रहा था। हेलो। अल्तमिश ने फोन कान से लगाया। सर सर गजब हो गया। दूसरी तरफ से ड्राइवर की रोती हुई आवाज आई। वो बीवी जी को ले गए। अल्तमिश अपनी कुर्सी से बिजली की तेजी से उठा। क्या मतलब ले गए? कौन ले गया? साफ बात करो। सर कुछ नकाबपोश लोग थे, बड़ी गाड़ी में आए थे और बीबी जी को जबरदस्ती डाल कर ले गए। मैंने रोकने की कोशिश की मगर उनके पास हथियार थे। अल्तमिश के हाथ से फाइल गिर गई। उसका खून मुंजमद होने लगा। किस तरफ गए? सर वो मेन हाईवे की तरफ निकले। अल्तमिश ने फौरन फोन बंद किया और वायरलेस पर कंट्रोल रूम को अलर्ट करने ही लगा था कि उसका मोबाइल दोबारा बज उठा। इस बार स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा हुआ था। अल्तमिश समझ गया कि कॉल किसकी है। उसने गहरा सांस लिया और कॉल रिसीव की। हेलो एसपी अल्तमिश शाह। दूसरी तरफ से एक भारी और करख्त आवाज आई जिसके पीछे कहका छुपा था। कौन हो तुम? और मेरी बीवी कहाँ है? अल्तमिश की आवाज में ऐसी दाड़ थी कि कोई आम इंसान काम जाए, मगर दूसरी तरफ मुजरिम था। गुस्सा नहीं इंस्पेक्टर साहब, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो शख्स हंसा। आपकी प्यारी बीवी हमारे पास है, बिल्कुल महफूज, बस थोड़ी डरी हुई है। अगर उसके सर का एक बाल भी बेका हुआ तो मैं तुम्हें जहन्नुम की सैर करवा दूंगा। अल्तमिश ने दांत पीसते हुए कहा। अरे अरे, धमकियां मत दो, सौदा करने की बात करो। आवाज संजीदा हो गई। तुम्हारी जेल में हमारा एक बहुत खास आदमी बंद है, शेरा। उसे आज रात तक रिहा कर दो। अगर शेरा बाहर आ गया तो तुम्हारी बीवी घर पहुंच जाएगी, वरना तुम तो जानते हो हम दुश्मनी कैसे निभाते हैं। अल्तमिश की मुट्ठियां भीज गई। शेरा एक खतरनाक दहशतगर्द था जिसे अल्तमिश ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। अल्तमिश ने चाल चलते हुए कहा था कि कॉल लंबी हो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर पुलिस लेकर आने की कोशिश की तो नतीजा बहुत बुरा होगा। ये कहकर लाइन कट गई। अल्तमिश ने गुस्से से फोन मेज पर पटकने की बजाय फौरन लैपटॉप खोला और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। तुमने गलत आदमी की बीवी को अगवा किया है, वो बुड़बुड़ाया। उसने ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया। स्क्रीन पर नक्शा लोड होने लगा। एक सुर्ख रंग का डॉट तेजी से शहर से बाहर की तरफ जा रहा था। ये वो ब्रेसलेट था जो जन्नाब की कलाई में था। अगवाकारों ने शायद उसका फोन फेंक दिया होगा, मगर वो इस जेवर को मामूली समझकर नजरअंदाज कर गए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लोकेशन ट्रेसेट अल्तमिश की आंखों में चमक आई। गाड़ी शहर के मसाफात में एक पुरानी और वीरान टेक्सटाइल मिल की तरफ जा रही थी। यह इलाका सुनसान था और जराइम पेशा लोगों का गड़ा समझा जाता था। अल्तमिश ने फौरन अपनी दराज से अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकाली और मैगजीन चेक किए। उसे पुलिस फोर्स को भी अलर्ट किया, लेकिन उन्हें कुछ फासले पर रहने को हुक्म दिया ताकि अगवाकार आकर जन्नाब को नुकसान न पहुंचाए। वो जानता था कि उसे पहले अकेले अंदर घुसना होगा ताकि जन्नाब को उनकी जिद से निकाल सके। मैं आ रहा हूँ जन्नाब, हिम्मत मत हारना। अल्तमिश ने ब्लड प्रूफ वेस्ट पहनते खुद से अहद किया। वो कमरे से आंधी और तूफान की तरह निकला। दूसरी तरफ उस वीरान गोदाम पे जन्नाब को एक कुर्सी के साथ रस्सियों से बांधा गया। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे। उसके सामने 4-5 मसलह आदमी खड़े थे और एक कोने में वो शख्स फोन पर बात करके हटा था जिसने अल्तमिश को कॉल की थी। हाँ भाई, पुलिस वाले को फोन कर दिया है, उस शख्स ने अपने साथियों को बताया, और वशीरा भाई को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। एक और गुंडा जरनाब के करीब आर उसके हाथ में पहने हीरे के ब्रेसलेट को लालच से देखने लगा। भाई ये कंगन तो बहुत महंगा लग रहा है, इसे उतार लूं? खबरदार, लीडर ने डांट दिया। अभी कुछ मत छेड़ो। अगर अल्तमिश ने शेरा को छोड़ दिया
तो लड़की को ऐसे ही वापस करना है, वरना बाद में जो मर्जी करना। अभी सिर्फ शेरा भाई की रिहाई अहम है। जरनाब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मुसलसल दुआ कर रही थी। उसे यकीन था कि अल्तमिश उसे बचाने जरूर आएगा। उसे अल्तमिश की वो बात याद आई कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी हिफाजत की निशानी है। उसे नहीं पता था कि ब्रेसलेट कैसे उसकी हिफाजत करेगा, मगर उसे अल्तमिश पर अंधा एतमाद था। गोदाम के बाहर अंधेरा फैल चुका था। अल्तमिश की गाड़ी की हेडलाइट्स बंद किए वो खामोशी से गोदाम की पिछली तरफ रुकी। अल्तमिश ने स्क्रीन पर देखा। लॉल डॉट अब भी साकित था। वो बिल्कुल सही जगह पहुंचा था। उसे गाड़ी का दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंधेरे में साय की तरह तहलील हो गया। उसकी आंखों में वो वहशत थी जो सिर्फ तब जागती जब शेर के अपने घर पर हमला किया जाए। आज कानून का मुहाफिज नहीं बल्कि एक शौहर अपनी बीवी के लिए लड़ने आया था। गोदाम के अंदर हब्स और धुएं की बू फैली हुई थी। अगवाकारों का लीडर जब्बार अपनी बंदूक कंधे पर रखे बड़े तकब्बुर से टहल रहा था। जरनाब कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे और अब सिर्फ दहशत बाकी थी। टाइम पूरा होने वाला है। जब्बार ने अपनी कलाई की घड़ी देखी और कहका लगाया, अब तक तो तुम्हारा शौहर शेरे को हवालात से निकाल चुका होगा ना, वरना उसे अपनी बीवी की लाश मिलेगी। जरनाब ने नफी में सर हिलाया। वो जानती थी कि अल्तमिश कभी भी किसी मुजरिम के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी। उसे डर था कि कहीं अल्तमिश उसके लिए अपनी जान खतरे में ही न डाल दे। अचानक गोदाम की टीन की छत पर एक हल्की सी आहट हुई। जब्बार चौंका। ओए, देखो बाहर कौन है। उसने एक गुंडे को इशारा किया। अभी वो गुंडा दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक गोदाम की खिड़की का शीशा जोरदार आवाज के साथ टूटा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और धुएं का एक गोला अंदर आ गिरा। ये क्या है? सब खांसने लगे। धुआं तेजी से फैल गया। इसी अफरा तफरी में गोदाम का मेन दरवाजा एक धमाके से खुला और धुएं के बादलों के दरमियान से अल्तमिश नमूदार हुआ। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल थी और चेहरे पर मौत के साए थे। हथियार फेंक दो। अल्तमिश की गर्जदार आवाज गूंजी। मारो इसे। जब्बार चीखा। गोलियां चलने की आवाजों से गोदाम गूंज उठा। अल्तमिश ने फुर्ती से एक बड़े लोहे के ड्रम को पीछे पोजीशन ली और निशाना लगाने के लिए माहिर था। इस वक्त उसका निशाना खता होने का सवाल ही नहीं था। उसे मौका मिलते ही दो गुंडों के पैरों पर फायर किए। दोनों चीखते जमीन पर गिर गए। जरनाब ने खौफ से आंखें बंद कर ली। कानों में गोलियों की आवाज सीटियां बजा रही थी। जबार ने जरनाब की कुर्सी के पीछे छुपने की कोशिश की ताकि उसे ढाल बना सके, लेकिन अल्तमिश ने उसकी नीयत भांप ली थी। अगर तुमने उसे छुआ भी तो तुम्हारी लाश के टुकड़े नहीं मिलेंगे। अल्तमिश ने ड्रम के पीछे से ललकारा। अल्तमिश ने एक रिस्की शॉट लिया और गोली सीधी जबार के कंधे पर लगी। बंदूक उसके हाथ से गिर गई। अल्तमिश चीते की सी तेजी से बाहर निकला और बाकी बचे हुए एक आदमी को लात मारकर जमीन बोस किया। कुछ ही लम्हों में वहां खड़े होने वाले सिर्फ एक ही शख्स था, एएसपी अल्तमिश शाह। अल्तमिश भागकर जरनाब के पास पहुंचा। उसे जल्दी से उसके मुंह से टेप हटाई और हाथ पांव खोले। जरनाब, तुम ठीक हो? अल्तमिश ने उसका चेहरा हाथों में थामा। उसकी आवाज में फिक्रमंदी और मोहब्बत खुली हुई थी। जरनाब ने आजाद होते अल्तमिश के सीने में मुंह छुपा लिया और बूट बूट कर रो पड़ी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अल्तमिश ने उसे तसल्ली दी और उसे बाजू से पकड़ कर उठाया। चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि जरनाब की नजर फर्श पर गिरे हुए जब्बार पर पड़ी। जख्मी होने के बावजूद जब्बार ने अपनी गिरी हुई पिस्टल उठा ली थी और अब उसका रुख सीधा अल्तमिश की कमर की तरफ था। अल्तमिश का ध्यान सामने रास्ते की तरफ था और इस खतरे से भी बेखबर था। अल्तमिश, पीछे देखे। जरनाब चीखी। जब्बार ने ट्रिगर दबाया। गोली नॉल से निकली और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अल्तमिश के मुड़ने से पहले ही जरनाब ने अपना जोर से उसे धक्का दिया और खुद उसके सामने आ गई। ठा की आवाज के साथ जरनाब के पेट में लगी और वक्त वहीं जैसे थम गया। जरनाब के जिस्म का एक झटके से पीछे हुआ और वो अल्तमिश की बाहों में गिरने लगी। नहीं! अल्तमिश की चीख गोदाम में गूंजी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अल्तमिश ने एक हाथ से जरनाब को संभाला और दूसरे हाथ से पलट कर जब्बार के सीने पर मुसलसल 3 फायर किए और जब्बार का जिस्म साकित हो गया और वही ढेर हो गया। अल्तमिश ने बंदूक फेंकी और जरनाब को जमीन पर लिटाया। उसके सफेद कपड़ों पर सुर्ख रंग तेजी से फैल रहा था। जरनाब, आंखें खोलो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अल्तमिश का दिल बंद हो रहा था। उसके हाथ जरनाब के जख्म पर रखे हुए थे ताकि खून रोका जा सके, मगर खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जरनाब ने मुश्किल से आंखें खोली और उसके चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था।
उसने लड़ते हाथों से अल्तमिश का चेहरा छुआ। आप आप ठीक है? उसकी आवाज़ बहुत नदम थी। पागल लड़की, तुमने क्यों किया ये? तुम्हें मेरी कसम, आंखें खुली रखो। अल्तमिश की आंखों से आंसू गिरकर जरनाब के चेहरे पर टपके। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। अल्तमिश ने उसे अपनी बाहों में उठाया। जरनाब का वजूद उसे बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे जिंदगी उसके जिस्म से निकल रही हो। वो पागलों की तरह बाहर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। हिम्मत मत हारना जरनाब, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अभी तो हमने जिंदगी शुरू की थी ना। अल्तमिश गाड़ी चलाते मुसलसल से बातें कर रहा था ताकि वो होश में रहे। जरनाब की आंखें बोझल हो रही थी, लेकिन उसके लबों पर एक इत्मीनान था। उसे साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक कमजोर लड़की नहीं थी। उसने उस शख्स की जान बचाई थी जिसने उसे पनाह दी थी। गाड़ी तूफानी रफ्तार से अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अल्तमिश को लग रहा था कि वक्त रेत की तरह मुट्ठी से निकल रहा है। ये रात उन दोनों की मोहब्बत और कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में स्ट्रेचर के पहियों की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर, इमरजेंसी। अल्तमिश की आवाज में ऐसी वहशत थी कि पूरा अमला लड़स गया। उसके कपड़े खून में लथपथ थे और उसके बाजू में जरनाब नीम मुर्दा हालत में झूल रही थी। डॉक्टर्स फौरन भागते हुए आए। उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, गोली लगी है। ड्यूटी डॉक्टर ने मुआयना करते चीख कर कहा। जरनाब को स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया गया। अल्तमिश उसके हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अल्तमिश, आपको बाहर रुकना होगा। नर्स ने उसे रोका। जरनाब, आंखें खुली रखना। अल्तमिश ने आखिरी बार उसके पीले पड़ते चेहरे को देखा और दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। अल्तमिश वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया। उसके हाथों पर अभी भी उसकी बीवी का गर्म खून लगा हुआ था। कुछ ही देर में सिकंदर शाह और शाह बेगम भी हाँफते हुए पहुंच गए। अल्तमिश, कहाँ है मेरी बच्ची? बेगम शाह रोती हुई और बच्चे बेटे को खून में लथपथ देखकर कलेजा थाम लिया। वो अंदर है। मेरी वजह से मामा, उसे मेरी गोली खुद खा ली। अल्तमिश बच्चों की तरह बिलक उठा। आधा घंटा गुजर गया, जो किसी अजाब से कम नहीं था। तभी डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर परेशानी आया थी। इंस्पेक्टर साहब, मरीजा की हालत बहुत तशवीशनाक है। खून बहुत बह चुका है। हमें फौरी तौर पर खून की जरूरत है। मेरा खून ले ले डॉक्टर, जितना चाहे ले ले। अल्तमिश ने फौरन बाजू आगे किया। नहीं, मसला ये है कि उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो बहुत नायाब है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा बी पॉजिटिव। अल्तमिश मायूसी से बोला। सिकंदर शाह और बेगम शाह का ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं करता था। अस्पताल के ब्लड बैंक में ए ग्रुप दस्तियाब नहीं है। अब जल्दी इंतजाम करें, वरना हमारे पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ने बम फोड़ा और वापस अंदर चला गया। अल्तमिश को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। शहर के ब्लड बैंक से राब्ता करने में वक्त लगता, और जन्नाब के पास वक्त नहीं था। मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं? वो पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। तभी सिकंदर शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अल्तमिश, सिर्फ एक ही जगह है जहां से ये खून मिल सकता है। अल्तमिश ने चौंक कर बाप की तरफ देखा तो समझ गया कि इशारा किस तरफ है। मलिक जहांगीर? अल्तमिश ने दबी आवाज में कहा। हाँ, वो उसका बाप है। उसका खून जरूर मैच करेगा। सिकंदर शाह ने कहा। अल्तमिश एक लम्हे के लिए झिझका। उस शख्स के पास कैसे जाए जिसने उसे धुतकार दिया था? लेकिन फिर उसे ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे का ख्याल आया। उसकी अना उसकी मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती थी। मैं जा रहा हूँ, अल्तमिश ने फैसला किया। रात के अंधेरे में अल्तमिश की गाड़ी मलिक जहांगीर की हवेली के सामने रुकी। वो गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ भागा और जोर शोर से गेट पीटने लगा। खोलो, दरवाजा खोलो। गार्ड ने खिड़की खोली। ओए, कौन हो? साहब सो रहे हैं। मैं एसपी अल्तमिश हूँ। मलिक जहांगीर को बुलाओ भी। अल्तमिश की आवाज में ऐसी गर्ज थी कि गार्ड फौरन डर गया। कुछ देर बाद मलिक जहांगीर बाहर आया। उसे इतनी रात के अल्तमिश का आना नागवार गुजरा। तुम फिर यहाँ आ गए? क्या आप मेरी लाश लेने आए हो? जहांगीर ने नफरत से कहा। अल्तमिश ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। वो अल्तमिश चाह जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं था, आज एक बाप के सामने खड़ा था। लाश लेने नहीं, आपकी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आओ। अल्तमिश की आवाज बाहर आ गई। जहांगीर ठड़क गया। क्या मतलब? जन्नाब अस्पताल में है, उसे गोली लगी है। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। गोली? जहांगीर के चेहरे का रंग उड़ गया। कैसे? उसने मुझे बचाने के लिए गोली खाई है। मेरी तरफ आने वाली मौत उसने गले लगा लिया। अल्तमिश की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे ओ नेगेटिव खून की जरूरत है, और वो सिर्फ आप दे सकते हैं। खुदारा अपनी नफरत को बाद में देख लीजिएगा। अभी अपनी बेटी को बचा लें। अगर आप ना गए तो वो मर जाएगी। मलिक जहांगीर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हिथौड़ा मारा हो। जिस बेटी को उसने बदचलन समझकर घर से निकाला था, उसने अपने शौहर के लिए जान कुर्बान कर दी थी।
ये तो सिर्फ एक बाकिरदार और वफादार बीवी ही कर सकती थी। बाप की मोहब्बत नफरत की दीवारों को चीरती हुई बाहर आ गई। चलो, जहांगीर की आवाज कांप गई। गाड़ी निकालो। इसी वक्त बेगम जहांगीर भी रोती हुई बाहर आ गई। मेरी बच्ची, मुझे मुझे भी ले चलो। अल्तमिश ने दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा अस्पताल की तरफ तूफानी रफ्तार से रवाना हुआ। अस्पताल पहुंचकर मलिक जहांगीर फौरन लेबोरेटरी में गए। टेस्ट और खून मैच कर गया। जब मलिक जहांगीर का खून नाली के जरिए बैग में जमा हो रहा था तो उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे। ये वही खून था जिसे उन्होंने अपनी दहलीज से दुत्कारा था, और आज वही खून इस बच्ची की रगों में वापस जा रहा था ताकि उसे जिंदगी दे सके। खून का बैग थिएटर में पहुंचा दिया गया था। बाहर कॉरिडोर में अजीब नजर था। एक बेंच पर सिकंदर शाह और बेगम शाह बैठे थे, और सामने वाले बेंच पर मलिक जहांगीर और उनकी बीवी। सालों पुरानी दुश्मनी आज एक बंद दरवाजे के बाहर घुटने टेके बैठी थी। दोनों खानदान एक ही दुआ कर रहे थे कि एक ही जान के लिए। काफी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया और उसने मास्क हटाया। सब लोग बिजली की सी तेजी से डॉक्टर की तरफ लिपके। डॉक्टर साहब, अल्तमिश की सांस अटकी हुई थी। डॉक्टर ने थके हुए लहजे में मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, वो खतरे से बाहर है। खून पर वक्त मिलने से उनकी जान बच गई है। अभी बेहोश है लेकिन जल्द होश में आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सबके मुंह से बैक वक्त निकला। अल्तमिश ने वही सजदा शुक्र अदा किया। बेगम जहांगीर ने बेगम शाह को गले लगा लिया और दोनों माएं रोने लगी। मलिक जहांगीर एक कोने में खड़े अपने कांपते हाथों को देख रहे थे। अल्तमिश उठा और आहिस्ता आहिस्ता उनके पास गया। शुक्रिया अंकल, आपने उसकी जान बचा ली। जहांगीर ने नम आंखों से अल्तमिश को देखा। जान उसने बचाई है बेटा, पहले तुम्हारी और फिर हमें शर्मिंदगी से। मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। वो शख्स जो पहाड़ की तरह सख्त था आज पिघल चुका था। सिकंदर शाह भी आगे बढ़े और खामोशी से जहांगीर के कंधे पर हाथ रखा। अल्फाज की जरूरत नहीं थी। सालों की दुश्मनी अस्पताल के उस सर्द कॉरिडोर में दम तोड़ रही थी। अस्पताल के प्राइवेट रूम में मशीनों की पीप की आवाज मधम दर मधम हो रही थी। अल्तमिश कुर्सी पे बैठा जरनाब का हाथ थामे उसे टकटकी बांधे देख रहा था। 24 घंटे गुजर चुके थे मगर जरनाब ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। अचानक जरनाब की उंगलियों में हल्की सी जंबिश हुई। अल्तमिश चौंक उठा। जरनाब, उसे बेताबी से पुकारा। जरनाब ने आहिस्तगी से पलकें झपकाए। कमरे की रोशनी में उसकी आंखों को चंदिया दिया था। उसे दोबारा आंखें खोली तो सामने अल्तमिश का चेहरा नजर आया, जो थकन और बेख्वाबी से निढाल था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की शमा रोशन थी। पानी। जरनाब के खुश्क होंठों से बमुश्किल निकला। अल्तमिश ने फौरन गिलास से पानी के चंद कतरे उसके हलक में टपकाए। शुक्र है खुदा का, तुम्हें होश आ गया। अल्तमिश ने उसके हाथों को अपने माथे पर लगाया। तुमने मुझे मार ही दिया था जरनाब, ऐसे कौन करता है? जरनाब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब ठीक है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अल्तमिश ने उसके बालों को ठीक किया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। जरनाब ने नजरें घुमाई तो उसका सांस सीने में अटक गया। दरवाजे पर उसके वालिद मलिक जहांगीर और वालदा खड़ी थी। उनके पीछे सिकंदर शाह और बेगम शाह भी थे। जरनाब ने घबरा कर अल्तमिश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लगा शायद वो फिर गुस्सा करने आएंगे। अल्तमिश ने उसे आंखों से तसल्ली दी। डर नहीं जरनाब, कोई तुमसे नाराज नहीं है। मलिक जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता चलते बेड के करीब आए। उनकी कमर जो हमेशा अकड़ी रहती थी आज झुकी हुई थी। आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी थी। बाबा, जरनाब ने कमजोर आवाज में पुकारा। ये लफ्ज सुनते ही मलिक जहांगीर जब्त न कर सके और वही बेड के किनारे बैठकर पूट पूट कर रो पड़े। वो सख्त गिर इंसान आज एक बच्चे की तरह रो रहा था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं बहुत बुरा बाप हूँ। जहांगीर ने जरनाब का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसने अपनी इज्जत के इल्जाम में तुम्हारी पाकीज़गी पर शक किया। मैंने तुम्हें दुत्कार दिया। तुमने अपनी जान पर खेलकर साबित कर दिया कि तुम मेरी तरबियत पर धब्बा नहीं हो। बेगम जहांगीर भी आगे बढ़ी और बेटी का माथा चुमा। हम शर्मिंदा हैं बेटा, हमें माफ कर दो। सरनाब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके लिए मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसके वालिदैन उसे वापस अपना रहे थे। पापा, आप माफी मत मांगे, अब बस मुझसे नाराज ना हो, मैं मर जाऊंगी। जरनाब ने रोते हुए कहा, नहीं ऐसी बात मत करो। जहांगीर ने तड़प कर कहा, आज मेरा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। मैंने तुम्हें खून दिया है, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। जरनाब ने हैरत से अल्तमिश को देखा। अल्तमिश ने इस बात में सर लाया। फिर जरनाब की नजर पीछे खड़े सिकंदर शाह पर पड़ी। उसने अपने वालिद का हाथ नहीं छोड़ा और दूसरे हाथ से इशारा किया, बाबा, अंकल सिकंदर। जरनाब ने कुछ कहने की कोशिश की। सिकंदर शाह भी करीब आ गए।
क्या कुछ मांगूं तो देंगे? जरनाब ने दोनों बुजुर्गों को देखा। मांगो बेटा, और तुम जो कहोगी वही होगा। मलिक जहांगीर ने कहा, ये दुश्मनी खत्म कर दें। जरनाब की आवाज में दर्द था। इस नफरत ने सालों हम सबको जलाया है। देखे, आज हम यहाँ हूँ है तो सिर्फ इस नफरत की वजह से, और मैं बची हूं तो मोहब्बत की वजह से। प्लीज एक हो जाए। कमरे में खामोशी छा गई। मलिक जहांगीर ने सर उठाकर अपने पुराने दुश्मन सिकंदर शाह को देखा। दोनों की आंखों में अब वो पुरानी आग नहीं थी, बल्कि एक समझौता था। सिकंदर शाह ने पहल करते अपना हाथ आगे बढ़ाया। जहांगीर साहब, हमारे बच्चों ने हमें सबक सिखाया है कि हम इस दुश्मनी को इस कमरे में दफन कर सकते हैं। मलिक जहांगीर ने एक लम्हा तौकफ किया, फिर खड़े होकर सिकंदर शाह का हाथ मजबूती से थाम लिया। आज से दुश्मनी खत्म। जहांगीर ने ऐलान किया, आज से हम सिर्फ समधी नहीं, एक खानदान है। ये बेटी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। और अल्तमिश, उन्होंने अल्तमिश के कंधे पर हाथ रखा, ये मेरा बेटा है। अल्तमिश और जरनाब ने नम आंखों से मुस्कुराते एक दूसरे को देखा। वो नामुमकिन काम जो नस्लों से नहीं हो सकता था, आज इन दोनों की मोहब्बत और कुर्बानी ने कर दिखाया था। नफरत की दीवार गिर चुकी थी और मोहब्बत का रास्ता हमवार हो चुका था। अस्पताल का वो कमरा जो कुछ दिन पहले मौत और जिंदगी की जंग का मैदान बना हुआ था, अब कहकों और आंसुओं के संगम में मोहब्बत की नई दास्तान लिख रहा था। दोनों खानदानों ने तय किया कि जन्नाब के मुकम्मल सेहतयाब होते ही एक शानदार वलीमा किया जाएगा, जहां पूरे शहर को बताया जाएगा कि शाह और मलिक खानदान अब एक हो चुके हैं। 2 माह का अरसा पलक चिपकते गुजर गया। ये 2 माह जन्नाब की सेहतयाबी और दोनों खानदानों के दरमियान जमी हुई बर्फ पिघलने के माह साल थे। आज शहर की सबसे बड़े रॉयल मार्की में वो तकरीब मुनक्किद हो रही थी, जिसका इंतजार पूरे शहर को था। यह जरनाब और अल्तमिश का वलीमा था, मगर दर हकीकत ये मुल्क और शाह मलिक और शाह खानदान के इत्तेहाद का जश्न था। हाल की सफ़ेद और सुर्ख गुलाबों से दुल्हन की तरफ सजाया गया था। रोशनियों का सैलाब उमड़ आया था। जरनाब आज सुर्ख रंग के बाहरी अरूसी जोड़े में मलबूस, जिसे खासतौर पर उसकी सास बेगम चार वालदा बेगम जहांगीर ने मिलकर पसंद किया था। उसके चेहरे पर बीमारी की जर्दी नहीं, बल्कि खुशी की सुर्खी और हया का रंग था। हाथों में मेहंदी लगी थी और कलाई में वही डायमंड ब्रेसलेट चमक रहा था जो अल्तमिश ने उसे दिया था और जो उनकी जिंदगी बचाने का सबब बना था। स्टेज पर एक अजीब और खुशगवार मंजर था। मलिक जहांगीर और सिकंदर शाह, जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखने का गवारा नहीं करते थे, आज एक ही सोफे पर बैठे कहके लगा रहे थे। पुराने शिकवे शिकायतें यूं मिट चुके थे जैसे कभी थे ही नहीं। मेहमान हैरत और खुशी से इस मंदिर को देख रहे थे, जो उनके लिए किसी मौजूद से कम नहीं था। अल्तमिश स्याह शेरवानी में मलबूस वक्कार और वजाहत का पैकर बना स्टेज की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें सीधी ब्राइडल रूम से निकलती जरनाब पर जम गई। जरनाब अपनी नंदों और सहेलियों के जुड़मट में चांद की तरह लग रही थी। अल्तमिश ने आगे बढ़कर जरनाब का हाथ थामा। माशाल्लाह। अल्तमिश ने सरगोशी की। हर चांद जमीन पर उतर आया है, ये मेरी नजर का धोखा है। जरनाब ने शर्मा कर नजरें झुका ली। आप भी कुछ कम नहीं लग रहा। अल्तमिश ने मुस्कुराकर उसे स्टेज पर बिठाया। खाने के दौरान मलिक जहांगीर माइक पर आए। पूरा हाल खामोश हो गया। हजरात, जहांगीर की आवाज गूंजी, आज की ये तकरीब सिर्फ वलीमा नहीं है, मेरे लिए फख्र का मकाम है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले किए, कुछ सही और कुछ बहुत गलत, लेकिन मेरी बेटी, उन्होंने जरनाब की तरफ इशारा किया, इसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत नफरत से बड़ी ताकत है। आज मैं फख्र से कहता हूँ कि अल्तमिश मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। और आज से शाह और मलिक खानदान एक है। हाल तालियों से गूंज उठा। सिकंदर शाह अपने अब स्टेज पर आए थे और जहांगीर को गले लगा लिया। अल्तमिश और जरनाब की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। तकरीब रात के तक जारी रही। हंसी मजाक, तस्वीरें, मुबारकबादों का सिलसिला चलता रहा। जब रुखसती का वक्त आया तो इस बार कोई रोना धोना नहीं था, क्योंकि जरनाब अपने वालिदैन से दूर नहीं जा रही थी, बल्कि अब उसके पास 2 घर थे जहाँ उसकी हुक्मरानी थी। रात का आखिरी पहर था। तकरीब खत्म हो चुकी थी। अल्तमिश और जरनाब अपने कमरे में मौजूद थे। कमरे को मोतिया और गुलाब के फूलों से सजाया गया था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू फिजा में रची हुई थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जिससे मौसम को मजीद खुशगवार बना दिया था। जरनाब ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। वो थक चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अल्तमिश ने कॉफी के 2 मग तैयार किए और वो चलता हुआ जरनाब के पास आया। उसने कॉफी का मग मेज पर रखा और जरनाब के शानों पर हाथ रखकर आईने में उसका अक्स देखा। थक गई होगी? अल्तमिश ने नरमी से पूछा। बहुत। जरनाब ने मुस्कुराकर उसे आईने में देखा, लेकिन ये थकावट बहुत अच्छी है। आज सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना।
बाबा और अंकल सिकंदर को साथ हंसते देखकर मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अल्तमिश ने कुर्सी खींचकर उसके पास रखी और उसके सामने बैठ गई। उसने जरनाब का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली पर बनी मेहंदी के डिजाइन को उंगली से छूने लगा। ये ख्वाब ही तो है जरनाब, जिसे हम दोनों ने मिलकर ताबीर दी है। अल्तमिश की आवाज संजीदा लेकिन पुरकैफ थी। जरनाब ने अल्तमिश की आंखों में देखा। अल्तमिश, अगर उस रात वो हादसा ना होता, अगर मैं आपसे ना मिलती, तो क्या ये सब कभी मुमकिन होता? अल्तमिश ने नफी में सर हिलाया। शायद कभी नहीं। कुदरत में अपने खेल होते हैं उनके। वो एक्सीडेंट, तुम्हारा मेरे घर आना, फिर वो अगवा और वो गोली, ये सब कुछ एक जंजीर की कड़ियां थी जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। जरनाब की नजर अल्तमिश की कमीज के बटनों पर थी। वो कुछ सोच रही थी। पता है अल्तमिश, जब बाबा ने मुझे घर से निकाला था तो मुझे लगा था कि जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने अल्लाह से शिकवा किया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज समझ आया कि वो जो करता है बेहतरीन करता है। अल्तमिश ने प्यार से उसके गाल को छुआ। तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं गई। तुमने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ मुझे नहीं बचाया, बल्कि इस जहरीली दुश्मनी को भी खत्म कर दिया जो नस्लों को खा रही थी। जरनाब उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। बारिश तेज हो गई थी। अल्तमिश भी कॉफी का मग उठाकर उसके पीछे आ गई। उसके बराबर खड़ा हो गया। दोनों खिड़की के शीशे से बाहर बरसती बारिश और बाग में लगे बर्फ की कमकमों को देख रहे थे। देखिए अल्तमिश, जरनाब ने बाहर इशारा किया, ये बारिश, ये बिल्कुल वैसी है रात है जब आपसे मैं मिली थी। खौफनाक और अंधेरी, लेकिन आज वही बारिश कितनी खूबसूरत और पुरसुकून लग रही है। कि तब तुम अकेली थी और आज हम साथ हैं। अल्तमिश ने उसे अपने हिसार में ले लिया। जरनाब ने सर अल्तमिश के कंधे पर टिका दिया। कमरे में खामोशी थी, मगर ये खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी। अल्तमिश, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम दोनों ना होते, तो क्या हमारे वालिदैन कभी एक दूसरे को माफ कर पाते? जरनाब ने मासूमियत से पूछा। अल्तमिश मुस्कुराया और उसकी पेशानी चूमी। बिल्कुल नहीं। उनकी आंखें बहुत बड़ी थी जनाब। उन्हें तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी चोट की जरूरत थी। हमारी मोहब्बत, तुम्हारी मासूमियत और फिर तुम्हारी वो कुर्बानी, और सब ने मिलकर इन बुतों को पाश पाश कर दिया। जरनाब ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में झांका। देखो जरनाब, ये सब हमारी वजह से हुआ है, हम दोनों की वजह से। हमारी इस अनोखी कहानी ने दो बिखरे हुए खानदानों को एक कर दिया। आज वो दोनों एक छत के नीचे खुश हैं, तो इनका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर है। तुम इस कहानी की हीरो हो मिसेस अल्तमिश शाह। जरनाब खिलखिला कर हंस पड़ी। हीरो तो आप है, पुलिस ऑफिसर साहब, मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। आम नहीं। अल्तमिश ने संजीदगी से उसकी सलाह की। तुम मेरी जिंदगी हो और मेरी जिंदगी आम नहीं हो सकती। बाहर बादल जोर से गरजा, लेकिन जरनाब अब डरी हुई नहीं थी। वो जानती थी कि उसके साथ वो शख्स खड़ा है जो दुनिया के हर तूफान से टकरा सकता है। इन दोनों की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि नफरत चाहे कितनी पुरानी और मजबूत क्यों ना हो, कुर्बानी और खलूस के आगे से घुटने टेकने ही पड़ते हैं। दोनों वही खिड़की में खड़े कॉफी की बूंद पड़ते अपनी नई जिंदगी के रोशन मुस्तकबिल को देख रहे थे। दोनों खानदान एक हो चुके थे और ये सब इन दो दिनों की बदौलत था, जिन्होंने नफरत के बीचों में से मोहब्बत का गुलाब खिलाया था। मोहब्बत मुबारक हो सन्नाप अल्तमिश शाह। अल्तमिश ने सरगोशी की। हमारी हमें हमारी जीत मुबारक हो। जरनाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया और यूं एक हादसे से शुरू होने वाली ये दास्तान नफरत के अंधेरों से निकलकर मोहब्बत की लाजवाल रोशनी में अपने अंजाम में पहुंची।